चंदन आई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज जीएस2 का कुल 5 क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी 20 से ज़्यादा क्वेश्चन कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके रिवाइज कर सकते हैं। ये जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सभी के लिए जीएस2 कॉमन है। सबसे पहले पहले क्वेश्चन में आते हैं, और उससे पहले कि पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से, जिनको टेलीग्राम लिंक से दिक्कत होगी डाउनलोड करने में, तो कमेंट कीजिएगा, मैं डायरेक्ट व्हाट्सअप कर देंगे। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। मौलिक अधिकार तथा निर्देशक तत्वों में अंतर बताते हुए निर्देशक तत्वों का महत्व स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदत्त मानव अधिकार है, जबकि निर्देशक तत्व ऐसे अधिकार आदर्श हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों और कानूनों को बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनमें निम्न अंतर है। मौलिक अधिकार, निर्देशक तत्व, दो कॉलम बना लेंगे। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। निर्देशक तत्व डीपीएसपी भाग 4 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 से 51 में, इसमें भी 3 पार्ट है, गांधीयन, लिबराइजन, सोशल। भारत सेकंड पॉइंट में लिखेंगे मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार हैं। नीतियों को तैयार करते समय सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश हैं। मौलिक अधिकार में थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इसके द्वारा भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हुई है। निर्देशक में, इसके द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हुई है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, नागरिक कल्याण की आधार है, यहाँ पे सामुदायिक कल्याण की आधार है। फिफ्थ पॉइंट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन अतिक्रमण पर दंडनीय कार्रवाई है, यहाँ मनाने अथवा न मानने पर कोई दंड नहीं है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है क्योंकि इनका उल्लंघन होने पर अदालतों द्वारा ऐसे कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है क्योंकि इनका उल्लंघन होने पर इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह राज्यों पर लगाया गया एक प्रकार का प्रतिबंध है। डीपीएसपी में देखेंगे, यह राज्यों द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने में निर्देश है। 8 पॉइंट में मौलिक अधिकार साधन है, निर्देशक तत्व साध्य है। यह अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, यह आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। सीमित क्षेत्र है, लिमिटेड, यह व्यापक क्षेत्र है। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व। आर्थिक महत्व क्या है? 39 ख, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण। सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, कृषि सुधार कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम, हदबंदी कानून। 25वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित अनुच्छेद 39 क, 39 ख, 39 ग, 39A, B, C हो जाएगा। अब आते हैं 39 ग में, अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों को अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध है। सेंट्रलाइजेशन के क्या है? निषेध है। सरकार द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न नीतियों बनाई गई हैं। उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र आरक्षित, उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस कब बनाते हैं? 19 जुलाई को। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संबंधी मुद्दों। सरकार इन दोनों निर्देशों को गंभीरता से पालन किया, फलतः उसने अपनी औद्योगिक नीति में बहुत सी मुद्दों को कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया। अन्य गठन में लिखेंगे, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तकरघा आयोग। अभी हस्तकरघा दिवस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी था। विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से पशु वध, गाय बैल बछड़ा निषेध। सामाजिक महत्व। आर्टिकल 39 घ, समान कार्य के लिए समान वेतन। सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को लागू करके पुरुष एवं महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन देना अनिवार्य कर दिया। आर्टिकल 39 अंग और 39 च और आर्टिकल 45 में बच्चों को शोषण से बचाने तथा उन्हें शिक्षा और सर्वांगीण विकास
का अवसर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। संसद में संसद ने 86वें संविधान संशोधनों अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21 क के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया, जो कि निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। आर्टिकल 46 एससी एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण से सामाजिक न्याय से उनकी रक्षा करना। सरकार के प्रयास विधानसभाओं, लोकसभाओं, पंचायतों, सरकारी नौकरियों में ओबीसी, एससी, एसटी एवं ईडब्ल्यूएस में आरक्षण तथा इसी वर्ग के विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में अत्यंत उदार व्यवस्था बनाई है। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुधार और मादक पदार्थों से संबंधित है। कई राज्यों ने इस निर्देश का अनुरूप मद्य निषेध लागू किया है, जैसे बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है। अन्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, परिवार नियोजन कार्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, पल्स पोलियो कार्यक्रम, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील। संवैधानिक महत्व क्या है? आर्टिकल 14 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन। प्राय सभी राज्यों ने 73 और 74 संविधान संशोधन के अनुरूप कानून बनाकर स्थानीय शासन के बहुत से कार्य ग्राम पंचायतों को सौंप दिए हैं। आर्टिकल 50 में क्या है? राज्यों के लोकसभाओं की कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथककरण, सेपरेशन बिटवीन जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अधिनियमित करके राज्य में इस संबंध का एक बड़ा कदम उठाया गया है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिक के लिए एक समान एक सिविल संहिता लागू करने का प्रयास है। ठीक है, गोवा में लागू है, ये पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा। पर्यावरणीय महत्व आर्टिकल 48 का, ये लास्ट टाइम यूपीएससी प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन आया था इससे। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीव और वन की रक्षा का प्रयास, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। राष्ट्रीय महत्व में क्या है? आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण करना राष्ट्रीय धरोहर में। सरकारी प्रयास आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, एएसआई। ठीक है, कमेंट में बताइएगा एएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, सरकार के प्रयास, गुट निरपेक्ष नीति, पंचशील सिद्धांत, परमाणु निरस्त्रीकरण, गुजराल सिद्धांत। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य ने अधिकांश नीति निर्देशक तत्वों को सफल बनाने के लिए पूरे जोर प्रयास किया, किंतु अनुच्छेद 44 के संबंध में राज्य की निष्क्रियता सचमुच चिंताजनक है, सिर्फ गोवा को छोड़ के। यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संविधानवाद से आप क्या समझते हैं? इसके सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार सभ्य शासन के आधार शक्ति विभाजन है और संविधानवाद का यही अर्थ है। वस्तुतः संविधानवाद प्रजातांत्रिक भावना और व्यवस्था पर आधारित एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो कानूनों एवं नियमों से संचालित होती है तथा इसमें शक्तियां के केंद्रीकरण और निरंकुश संप्रभुता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके द्वारा मनुष्य की आधारभूत मान्यताओं, आस्थाओं और मूल्यों की व्यवहार में उपलब्धि संभव होती है। संविधानवाद का प्रत्यक्ष संबंध 17वीं 18वीं शताब्दी के कुछ खास घटनाओं से है। पहला, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति 1688, संविधान की राजतंत्र प्रणाली की शुरुआत। दूसरा, अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी में प्रथम लिखित संविधान। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में 1789 ईस्वी में जनता का प्रभुसत्ता की घोषणा। संविधानवाद की विशेषताएं क्या है? पहला क्या है? इसमें उन मूल्यों, विश्वासों और राजनीतिक आदर्शों का झलक मिलती है जिन्हें राष्ट्र ने अपने जीवन का आधार बना रहा है, जैसे लोकतंत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्वतंत्रता। सेकंड पॉइंट है, जिस देश में अनेक संस्कृतियां होती हैं वहां संविधानवाद समन्वय का सूचक है, अर्थात यह विविधता की एक रूपता में बदल देता है।
जैसे भारत। अस्थायी, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अस्थायित्व के साथ साथ गतिशीलता संविधान संशोधन के माध्यम से। एक लोकतांत्रिक देश में समाज के आदर्शों को संविधान को पूरा स्थान मिलता है। फिफ्थ पॉइंट में, संविधानवाद में व्यक्ति या व्यक्तियों के शासन की अपेक्षा कानून का शासन मुख्य है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका को प्रधानता दी जाती है। संविधानवाद के समक्ष विद्यमान चुनौतियां, पहला क्या है? संविधानवाद का सार तत्व यही है कि शासन की शक्तियों को प्रयोग वही अंग करे जिन्हें संविधान के अनुसार उन शक्तियों के प्रयोग की अधिकार दिया गया हो। किंतु समाज और राजनीतिक की स्थितियां अत्यंत जटिल होती हैं, जो संविधानवाद के समक्ष अनेक चुनौतियों पेश करती हैं। कई विकासशील एवं नव स्वाधीन देशों में संविधान समस्त शासन प्रणाली को बचाए रखना चुनौतीपूर्ण है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में सैनिक शासन की स्थापना और इसके उदाहरण। व्यक्ति पूजा का चरम संविधानवाद के लिए घातक होता है। उदाहरण, इंदिरा गांधी भारत, माओ चीन, लेनिन और स्टालिन सोवियत संघ, फिदेल कास्त्रो क्यूबा। ठीक है, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। दबाव समूह के अत्यधिक प्रभावी हो जाना, जैसे 2G स्पेक्ट्रम भारत, अमेरिका व्यापार धरना। जनसंपर्क साधनों में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र एटसेट्रा पर किसी दल या वर्ग का विशेष प्रभुत्व। उदाहरण के लिए मीडिया उन कंपनियों दलों को भ्रष्टाचार में प्राय मौन रहती है जो उसे विज्ञापन देते हैं। जिन समाजों में जनसाधारण के संस्कार रूढ़िवादी सामंती होते हैं वहां पर संविधानवाद सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन होता है। उदाहरण, पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों ने जिस तरह अतिवादी फैसले दिए वे समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अन्य चुनौतियां, गरीबी, निरक्षरता, निरक्षरता एवं अंधविश्वास, अधिकारी तंत्र द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग, लोकप्रिय नेता की छवि, वेस्ट बंगाल और आईएमएफ जैसे वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थानों के दबावपूर्ण नीति और तीव्र सामाजिक परिवर्तन। अब उपाय में क्या क्या है, ब्लॉक डायग्राम बना देंगे। पहला क्या है? जागरूकता। पहले तो हम जागेंगे, जागरूकता, ठीक है, जागरूक होंगे चीजों को लेके। खाप पंचायतों प्रति प्रतिबंध, खासकर है हरियाणा में। वित्तीय आत्मनिर्भरता, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका और गरीबी उन्मूलन। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का फिफ्थ क्या है? गरीबी उन्मूलन है। निष्कर्ष में आएंगे। इस प्रकार संविधानवाद राजतंत्रवाद की विपरीत अवधारणा है जिसमें विधि का शासन लागू होता है। भारत की बात की जाए तो यह अभी भी परंपरावादी समाज के ढांचे से आधुनिक समाज बनने की ओर गतिशील है। अतः संविधानवाद से विचलन के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी भारत ने इस दिशा में जितनी प्रगति की है वह प्रशंसनीय है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह, मतलब प्रेशर ग्रुप की बात कर रहा है। एक क्वेश्चन प्रेशर ग्रुप से आ जाता है। दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझाइए और व्यवसाय संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान है। प्रेशर ग्रुप दबाव समूह का उद्भव अमेरिका से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमेरिका से। दबाव समूह संगठित लोगों को एक सक्रिय समूह होता है। क्या होता है? सक्रिय समूह होता है जो कि साझा हितों की रक्षा हेतु लोक नीति को प्रभावित करते हैं। ये सरकार एवं अपने सदस्यों के मध्यस्थ की भांति कार्य करते हैं। उदाहरण, फिक्की, ठीक है, IMA। सार्वजनिक नीति बनाने की भूमिका, ट्रायंगल बना लेंगे और दर्शाएंगे। नीति निर्माण, नीति के क्रियान्वयन, नीति के प्रभाव के मूल्यांकन, ये प्रेशर ग्रुप हो गया। दबाव समूह, उपयुक्त तीनों में ही दबाव समूह का महत्वपूर्ण और प्रभावी होता है।
सरकार की विशेषता विशेषज्ञता तथा महत्वपूर्ण विषयों पर सूचनाएं उपलब्ध कराना, साथ ही साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। राजनीतिज्ञ प्रतिनिधित्व के बिना राजनीतिज्ञ सहभागिता के अवसरों को प्रोत्साहित करना। समाज के वंचित वर्गों की आवाज को बुलंद कर उनके अधिकारों के लिए सरकार को उपयुक्त सुझाव प्रेषित करना। दबाव समूह लोकतंत्र में सेफ्टी वाल्व की भांति है तथा इनकी मांगों और सुझावों में व्यापक प्रभाव सार्वजनिक नीतियों पर पड़ता है। व्यवसाय संघों का योगदान क्या है? उदाहरण फिक्की, एसोचैम, एमओ और सीआईआई। प्रमुख कार्य क्या है? नीति निर्माण, सरकार, सिविल सोसाइटी। उपयुक्त तीनों को अपने विचार सुझाने का अनुभव अवगत कराना। विविध औद्योगिक तथा व्यावसायिक हितों एवं मांगों को सरकार के समक्ष प्रेषित करना। नवीन तकनीकों, शोधों तथा विश्व के अन्य देशों में प्रचलित सफल योजनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। घरेलू बाजारों के मध्य तथा विदेशी बाजारों के समन्वय व संतुलन बनाना। आगे की राह क्या है? अनुचित दबाव को रोका जाए, लोकतंत्र में इनकी भूमिका को प्रकट किया जाए। प्रेशर ग्रुप दबाव समूह की अस्थिरता को कम करना। निष्कर्ष में दबाव समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अपरिहार्य तथा सहायक तत्व हैं। क्या है? सहायक तत्व हैं तथा समाज की जटिल तथा व्यक्ति के हितों के लिए इनकी आवश्यकता अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गैर सरकारी संगठनों की बढ़ती भूमिका भारत के लिए सकारात्मक के साथ साथ चिंतनीय भी है। परीक्षण कीजिए, एग्जामिन कीजिए। एनजीओ निजी संगठन होते हैं जो लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। भारत में लगभग 3.4 मिलियन गैर सरकारी संगठन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। एनजीओ को भारत में कार्य करने तथा विदेशी धन लेने हेतु एफसीआरए 2010 में पंजीकरण कराना पड़ता है। एनजीओ की भारत में सकारात्मक भूमिका। पहला क्या है? स्वास्थ्य में लेप्रा सोसाइटी, क्राई इस्माइल फाउंडेशन। शिक्षा में प्रथम फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, नन्ही कली प्रोजेक्ट। सामुदायिक विकास में गुंज और किस मित्र। महिला सशक्तिकरण में सेवा, आजाद फाउंडेशन, मीर फाउंडेशन। पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, नेशनल एनजीटी का स्थापना कब हुआ था? 2010 में। कब? जब से एनजीटी आया तो बहुत रोल हुए हैं, दिल्ली में बहुत सुधार किए गए हैं। पीस इंटरनेशनल। उपयुक्त सभी क्षेत्रों में एनजीओ सक्रिय भागीदारी निभाते हुए विभिन्न कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में सरकार और जनता के बीच संवाद, सरकारी समितियों, टास्क फोर्स आदि में शामिल। विभिन्न एक्ट, आरटीई, आरटीएफ, मनरेगा क्रियान्वयन में भागीदारी। अनुसंधान, जागरूकता में भागीदारी। चिंतनीय विषय क्या है? विदेशी हितों के संवर्धन, देश हितों के विपरीत कार्य करना। जीडीपी के विकास में प्रतिवर्ष 2 से 3% नकारात्मक प्रभाव। अलगाववाद और मौवाद को बढ़ावा। धर्मांतरण, विशेषकर आदिवासियों को ईसाई बनाने में संलग्न। विदेशी धन से भारत के विरुद्ध कार्य करना, उदाहरण ग्रीन पीस इंटरनेशनल। आगे की राह में क्या है? विशेष कानून और निगरानी तंत्र विकसित करना। विदेशी धन लेने वाले एनजीओ को मॉनिटरिंग करना। अभी लगभग 4,000 जो फर्जी एनजीओ तो बंद कराए गए मोदी जी की सरकार में। निष्कर्ष में क्या है? एनजीओ कुछ अपवादों के साथ भारत के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। आवश्यक है प्रभावी कानून और निगरानी तंत्र विकसित करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन को प्रभावी बनाने हेतु कानूनी रणनीति है, परंतु निजी हितों को पूर्ति हेतु इसका दुरुपयोग चिंतनीय है। स्पष्ट कीजिए। जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता के आगे बढ़ाने व व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। भारत में इसकी शुरुआत वी.आर. कृष्ण अय्यर तथा जस्टिस पी.एन. भगवती द्वारा शुरू की गई। सामाजिक परिवर्तन में भूमिका। पहला, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1998 में एक
से एक सेट तैयार किया गया जिसमें संबंधित विषयों पर जनहित याचिका दायर की जा सकती थी। वे बंधुआ मजदूर, उपेक्षित बच्चे, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं से संबंधित अपराध, खाद्य अपमिश्रण, जेल में अमानवीय व्यवहार, पर्यावरण प्रदूषण, दंगा पीड़ित, पुलिस अत्याचार, क्षेत्र में क्या है, गरीबों के बुनियादी और मानव अधिकारों का हनन, सरकारी नीति का संचालन, अन्य मौलिक अधिकारों का अन्य, सामाजिक न्याय और लोक कल्याण को बढ़ावा देना, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। आर्टिकल 13 PIL पब्लिक लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का निजी हितों के लिए दुरुपयोग। न्याय क्या, हास्यास्पद उपकरण, झूठी याचिकाओं की बढ़ती संख्या, व्यक्तिवाद, व्यवसाय और राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा, स्वास्थ्य पूर्ति के लिए PIL दाखिल, लोकहित और वास्तविक कारणों से संबंधित मुद्दों को अत्यंत कम संख्या। झूठी PIL से बढ़ती संख्या के कारण सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन्हें पेशेवर PIL की दुकानों से संबोधित किया। न्यायालय में बढ़ती मुकदमों की संख्या, प्रतिवर्ष 19% की बढ़ोतरी, न्यायिक समय की बर्बादी। आगे की राह में क्या है, PIL संबंधी कानूनों की समीक्षा हो। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, जरूरी और वैध PIL को प्रोत्साहन मिले, वंचित वर्गों से जुड़ी PIL को प्राथमिकता। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्षतः PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक मजबूत उपकरण है जिसमें जनहितों से संबंधित विषयों को संबोधित करने की असीम शक्ति है। आवश्यकता है दिशा निर्देशों को पालन करना, लोकहित से जुड़ी है, PIL पर विचार करने की है, तभी PIL की सार्थक सिद्ध हो सकेगी। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप PDF डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।